Today we have on our show one of the most loved Indian stand-up comic who has been a game changer for the Indian stand-up comedy scene. And he is here with us today to share his amazing roller coaster journey of life. जिसकी हर बात पर आ जाती है हंसी और बोलना पड़ता है बस कर बस्सी. प्लीज वेलकम माय फ्रेंड अनुभव सिंह बस्सी एट फ्राइडे टॉक्स. थैंक यू अनुभव भाई शो पे आने के लिए और आपने वक्त निकाला हमारे लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अनुभव पाजी, आज हम स्क्रिप्ट के थ्रू तो चलेंगे नहीं, ठीक. बिकॉज आज हमारी दोस्ती को ऑलमोस्ट 2.5 साल से हम साथ हैं और मैं आपके वो चीज़ें देखी हैं और आपने किस तरीके से ग्रो करा है जो कि बाकमाल है. थैंक यू. तो आज आपकी लाइफ के बारे में और स्टूडेंट्स के लिए क्या आप मोटिवेशनल चीज़ें बता सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आपकी लाइफ से स्टार्ट करते हैं भाजी. मेरठ से निकल के आप इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, तो सबसे पहले स्कूल की जर्नी आपकी कैसी रही? भाई स्कूल में शायद हो गया था कुछ, स्कूल में लग गया था कि करना तो है कुछ जी. लाइफ में. अपने मतलब मेरी एक हमेशा से मूवी चल रही थी, मैं उसका एक्टर था, मैं हीरो था, मेरी मूवी चल रही थी स्कूल में भी हमेशा से. तो हर जगह किसी भी चीज़ में कुछ पार्टिसिपेट करना है तो मुझे सबसे आगे रहने का शौक था कि बैज होना चाहिए, क्योंकि वो आप स्कूल में अलग हो जाते हो उससे. तो वो था, तो बस वहीं से चल ही रहा था स्कूल से कि हाँ कुछ करेंगे. बाकी थोड़ा बहुत थिएटर वेटर भी किया, जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती थी कॉलेज में वो मतलब स्कूल में किया. फिर पता नहीं था कि ये करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो घर वालों ने बोला ही था कि पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई में ही जा रहे थे. पढ़ाई में भी ठीक ठाक था जी. तो वो करा, बट ठीक है. फिर पता नहीं कहाँ से यहाँ तक आ गया, कुछ पता नहीं था. पाजी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है या बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए. आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल रहा है आपके सक्सेस के पीछे? भाई देखो, मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ. ठीक है. उनका रोल जरूर रहा सपोर्ट करने में, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ खास प्रेशराइज नहीं किया कभी कि तुम जल्दी करो, ये करो, वो करो. बट मैं कॉमेडी कर रहा हूँ ये मैंने उन्हें नहीं बताया था. मैंने बताया उनको जब मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. एक डेढ़ साल जब मैं ओपन माइक्स कर रहा था दिल्ली में, और मुझे लग रहा था कि हाँ मैं वीडियो निकालूंगा तो शायद चल जाएगी, क्योंकि ये मटेरियल हर जगह चल रहा है जी. तब मैंने उन्हें पहली बार बताया था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. और वो तो शौक में थे, क्योंकि आप वकालत छोड़ के ये करने लग जाओगे तो कोई भी पेरेंट, मैं खुद भी पेरेंट होता मैं भी शौक में चला जाता. क्योंकि एक तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है ना कि क्या आर्ट फॉर्म है, कॉमेडी है क्या. क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं पता उन लोगों को. तो तब तक उनका कुछ सपोर्ट का सिस्टम था नहीं. फिर उसके बाद से जब मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरी सिस्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया, दोनों ने. तो मैंने उन्हें बता दिया था. तो बड़ी वाली दीदी को बोल दिया कि आप ही देख लेना, घर पे आप बात कर लेना. सो घर पे कौन कौन है भाजी? 2 सिस्टर मेरी बड़ी. ओके. और मम्मी पापा. ओके. तो वो सारे मेरठ बेस्ड ही? नहीं, दिल्ली रहते हैं. अच्छा. दीदी दिल्ली रहती हैं, एक दीदी वहीं मेरठ के पास ही रहती हैं. बाकी मम्मी पापा मेरठ. 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन में आए, आप दिल्ली शिफ्ट हुए, तो उस टाइम आप क्लियर थे कि आप कॉमेडी में जाना चाहते हैं? नहीं पाजी, मैं तो कॉलेज से भी क्लियर नहीं था. मैं तो पहले 1 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने आया, फिर यहाँ से मैं नेशनल यूनिवर्सिटी चला गया लखनऊ. 5 साल वहाँ रह के फिर मैं दिल्ली आ गया वापस जी. और तब तो यूपीएससी की तैयारी सोची थी कि अब यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और क्योंकि दीदी का एग्जाम निकला था तो लगा था हमारा भी निकल जाएगा जी. मुझे लगा कि तो मतलब घर में ही ट्रेट है कुछ इंटेलिजेंस का, लेकिन वो उसी के पास था, मेरे पास नहीं था. तो करा फिर 2-2.5 साल वो करा, फिर जॉब करी, वकालत भी करी, सब करा. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भाजी क्रैक करना कितनी बड़ी बात है. मतलब कि लोगों का ड्रीम होता है कि वो इस लॉ स्कूल में पढ़ें. आई थिंक आप लखनऊ से आप पढ़े हैं और वो वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ स्कूल्स, NLU एग्जैक्ट एरिया में किस एरिया में हमारा है? हाँ, तो वो वन ऑफ द टॉप स्कूल्स में से एक है. तो वो क्रैक किया जब आपने, और उसके बाद टोटली चेंज प्रोफेशन, तो ये कैसे हुआ? जी वो हुआ कि जब मैं DU में था, किरोड़ीमल कॉलेज में, तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था. 12th में केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे. तो मुझे लगा मुझे केमिस्ट्री पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरे जो टीचर थे केमिस्ट्री के, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोल दिया था कि तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि प्री बोर्ड में फेल हो गया था जी. तो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट था, इस चक्कर में करा नहीं था कुछ, पढ़ाई वढ़ाई जो भी था. तो मैं ईगो पे ले गया, मैं ऐसे कैसे बोल दिया फेल हो जाएगा. तो मैंने वो ज्यादा पढ़ लिया वो सब्जेक्ट, मार्क्स आ गए कुछ 94-95 जो भी 12th बोर्ड में आने थे. तो फिर मैं केमिस्ट्री ऑनर्स करने आ गया. जब मैंने वहाँ आके पढ़ा जी, तो मुझे समझ में आया मुझे नहीं आता है सब्जेक्ट, ना मुझे सब्जेक्ट पसंद है बिल्कुल भी. तो फिर मेरे 1-2 दोस्त ऑलरेडी नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ में थे जो 12th के जस्ट बाद आ गए थे. तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भाई कैसा है वो कॉलेज, कह रहा है तो बहुत मजे हैं, और लॉ में तो मजे होते ही हैं.
फिर अपने फादर साहब के बहुत किस्से सुने थे लॉ स्कूल्स के, वो भी ग्रेजुएट थे LLB से, तो मैंने कहा चलो फिर लॉ करने चल लेते हैं। फिर एक क्लैट नाम का एग्जाम होता था उस टाइम पे। मैं तो सही बताऊं भाई, मुझे तो नहीं लगता कि वो टफ बट पेपर वो तो इतनी दुनिया लाखों के लोग में वो पेपर देते हैं भाई, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत टफ पेपर है कुछ। और मैं जोक में भी बोलता हूँ ना, मेरे पास कोटा था, आधा फैक्टर देखो कोटा ही था, ठीक है। और मैं आपके इसके उसके थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे यूट्यूब के नीचे कमेंट किया हुआ है कि जाटों के पास कोटा नहीं होता है। वो भाई यूपी वालों पे होता है, मैं यूपी से हूँ, ठीक है। तो यूपी में होता है, इसलिए मुझे लखनऊ मिला था, कोई और नहीं मिला था जी। तो आ गए थे मार्क्स भी अच्छे खासे आ गए थे। लेकिन वही था कि एक महीने कोई क्रैश कोर्स होता था, कोई तो पता नहीं कौन से वो कराती थी कोचिंग, वो मैंने ज्वाइन किया था। और एप्टीट्यूड था, थोड़ा बहुत लीगल था। और क्या है ना कि लीगल जैसा सब्जेक्ट जो है ना, आपने कभी पढ़ा ही नहीं था जी, बिल्कुल। लॉ से कोई रिश्ता था ही नहीं स्कूल में कभी भी। तो वो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगे ना वो शुरू में पढ़ने के लिए, तो इस चक्कर में पढ़ लिया। एक ही महीना पढ़ा था मैं बस, वो पढ़ के पेपर दिया, निकल गया। और उस टाइम तो बहुत बड़ी बात होती थी, अखबार में फोटो वोटो आई कि पेपर निकले, मुझे यकीन नहीं मैंने कर दिया। बस फिर चले गए, फिर वहां जाके फिर वापस औकात पे आ गए, कुछ नहीं पड़े। सो फिर आफ्टर डूइंग लॉ आपने कोई जॉब करी इन दिस स्फीयर ओनली, कि लॉ में ही या किसी एरिया मैंने तभी यूपीएससी की तैयारी छोड़ने के बाद करी। ओके। मैंने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल थे, अच्छा जी, हमारे एक सीनियर, उनके साथ काम किया। ओके, उनके साथ प्रैक्टिस करी। हाँ, फिर एनजीटी में कुछ टाइम करा, फिर उसके बाद एक लीगल से रिलेटेड एक स्टार्टअप टाइप का था, उसमें काम किया। ओके। सो किस मोड पे आपको लगा अनुभव भाई कि अब मैं नहीं करूंगा ये और अब मैं कॉमेडी आने में हूँ? किस साल में और किस मोड पे? हर मोड पे लगता रहा जब मैं जॉब कर रहा था, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रही थी। मुझसे मतलब पता नहीं कुछ कहने की बात है। मैं उस टाइम मुझे लगता था कि रोज सुबह उठ के कौन ऑफिस जाएगा, जी, मेरे बस की नहीं रोज रोज ऑफिस जाना और ये। लेकिन अब लगता है कि वो बहुत आसान था जो मैं आज कर रहा हूँ, जितना ट्रैवल मुझे आज करना पड़ता है इससे वो बहुत ईजी था। पर वो ये कि मन उसमें मारना पड़ रहा था, इसमें मन नहीं मारना पड़ रहा। तो बस मुझे, जब मैं जॉब कर रहा था वो वाली भी जो मैं स्टार्टअप में जॉब की थी, उसमें भी मैंने डेस्क जॉब ले ली थी उस टाइम। उससे पहले मैं ओपन माइक शुरू कर दिया था। ओके। तो मुझे ये था कि ऑफिस का काम है, कोर्ट वोर्ट में जाना नहीं है, तो यहाँ बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत मटेरियल लिखने को मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। मेरा मेन पर्पस वही था वो करने का। ओके। तो आपको बेसिकली अपने कंटेंट बनाने के लिए वहाँ बस। और मुझे ये था कि शाम को जाएंगे ओपन माइक करने। मैंने शुरू के 1-1.5 महीना तो ओपन माइक्स वकालत के ड्रेस करते करते ही शुरू कर दिया। हाँ, फाइल लेके पहुंचता था, कर दिया ओपन माइक। तो जब वो एक बार क्लिक होने लगा, एक बार जब ऑडियंस हंसने लगी, वो जो चार्म, स्टेज का जो चार्म है, वो जो वापस से मिला ना, वो कभी जो स्कूल में था वो वापस से मिला, उसके बाद मुझे लगा कि यही करेंगे ना, इतना अच्छा काम है जी, जी। और मजा भी आ रहा है। और काम क्या करते हो आप, हंसाते हो, कुछ और वो नहीं है। तो फिर मुझे लगा यही करता है। सबसे पहला शो जो आपका हिट हुआ वो कौन से एयर में हुआ, और उसके बाद आपको कैसे मोटिवेशन मिली कि हाँ अब मैं सेट हो गया हूँ, अब मैं इसमें आगे बढ़ूँ? मैंने डाली थी चीटिंग वाली वीडियो पहले जी, सबसे पहले 24 अप्रैल 19 वो डाली थी और वो वायरल हो गई। बस उसके बाद बस हो गया सब कुछ। उसके बाद एक शो डाला मैंने अपना, ये बस्कर बसी नाम से जो शो करता हूँ मैं, तब ये 50 मिनट का शो था जिसमें वैक्सिंग वाला सेट भी था। जी। तो मुझे ये था कि 2 वीडियो निकालूंगा, जी। पहले चीटिंग निकालूंगा फिर वैक्सिंग निकालूंगा। जी। लगभग 50-60 टिकट बिकी जी। मेरी। चीटिंग से पहले बिक गई थी वो तो शायद से, हाँ उससे पहले बिक गई थी एक बार। वो मैंने शो किया था, उसके बाद मैंने चीटिंग वाली वीडियो डाली। फिर उसके बाद तो बहुत ज्यादा टिकट बिकने लगे थे, इतना तो पता भी नहीं था कितने टिकट बिक सकते हैं। फिर जब वो बिकने लगे, फिर वैक्सीन डाल दी, फिर और हो गया। बस तब से तो फिर ग्रोथ आगे ग्रोथ फिर बस कोविड आया बीच में। लेकिन कोविड में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम बहुत मरा मेरा। जी। मेरा वर्ल्ड टूर खत्म हुआ, मेरे यहाँ का सारा टूर मैंने कैंसिल किया। लेकिन उस टाइम पे सबको नुकसान, लेकिन ऑडियंस कहीं ना कहीं ग्रो ही हुई, बिकॉज कंटेंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया लोगों ने। तो वीडियो पे तो व्यूज कंटिन्यूसली चलते ही रहे, तो डिजिटली ग्रो हो गए। हाँ, दिख नहीं रहा था वो ग्रोथ, हमें दिख नहीं रही थी, लेकिन वो बाद में अब दिखने लगी। जी। अब जब मैं टूर पे निकलता हूँ तो जहाँ मैं पहले 700 सीटर रूम कर रहा था, मैं 2000 सीटर रूम कर रहा हूँ, तो बस वो फर्क पड़ गया। भाजी हर बंदे की लाइफ में एक मेंटर जरूर होता है, या कोई भी ऐसा इंसान जिनको वो एडमायर करते हैं। आपने जब कॉमेडी शुरू करी, आप किसको एडमायर करते थे, आप किसको देखते थे, आपको लगता था कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या इस तरीके से मैं ग्रो करना चाहता हूँ? भाजी स्टैंड अप स्टार्ट करा या फिर जो देखने में इंटरेस्ट आया, वो तो सब जाकिर भाई की देन है। उन्हीं से लगा कि हाँ हिंदी में भी हो सकता है, या फिर ये आदमी कर रहा है, अच्छा ठीक है। और उससे बड़ी बात कि मुझे ज्यादा क्लिक हुआ वो स्टोरी टेलिंग थी उनकी। वो स्टोरी टेलिंग में जोक्स कर रहे थे, वो कर रहे थे वो मुझे, क्योंकि मैं वन लाइनर मुझसे लिखने नहीं मैंने लिखे नहीं जाते जी। मैं वन लाइनर जोक लिख भी दूंगा तो भी मुझे लगेगा कि अब इसके आगे पीछे ना एक कहानी बना लेते हैं सिर्फ इस जोक को करने के लिए जी। तो वो वहां से मुझे जाकिर भाई तो हमेशा से इंस्पिरेशन थे ही। बाकी कॉमिक्स को जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो मैंने और कॉमिक्स देखे। सुमित आनंद मेरा बहुत फेवरेट कॉमिक था पहले से ही, क्योंकि उसकी राइटिंग
माशाल्लाह बहुत तगड़ी राइटिंग है। तो वो था। उसके बाद मैंने जब परफॉर्म करना शुरू किया तो आप ना हर बंदे से एडमायर हो जाते हो। जी 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 बिल्कुल। किसी कोई भी ओपन माइकर, मेरे साथ के लड़के जो जा रहे हैं, जो मुझसे 2 महीने पहले से भी कर रहे हैं, या गुजराल जैसे मुझसे 1 माइक पहले से कर रहा फ्रेश था, चीजें लेके आ रहे हैं। और वो 5 मिनट सुनना और वो सुनना कि यार क्या क्या बढ़िया बात कर रहा है ये 19 साल का लड़का है। एक तो ये कर रहा है 19 साल में, ये हमें पता ही नहीं था 19 साल में कर रहे थे। तो वो हर चीज आपको धीरे धीरे करते करते हर एक इंसान कहीं ना कहीं एडमायर करता है। एज सच कोई एक वो चीज पोजीशन ना लेके कि बड़े आदमी का वो देखा जाए, बट हाँ जाकिर भाई ने शुरू किया और फिर सब एडमायर करते चले सब। पाजी परिवार का प्रोफेशन बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट से कहीं भी रिलेटेड नहीं था। फिर आप अगर एंटरटेनमेंट की बात करें, कॉमेडी में लिखने का बहुत बड़ा रोल है। तो आपने लिखना कैसे सीखा, या आप बुक्स पढ़ते थे, या आप किस तरीके से आपकी जो लेखकी है वो इम्प्रूव हुई, या आपने इतना सारा इतना अमेजिंग, क्योंकि आपने अभी तक जितना कंटेंट रिलीज किया है 100% सक्सेस रेशियो आपके कंटेंट की। सो ये लेखकी कहाँ से सीखी? पता नहीं भाई, मुझे ना लिरिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था हमेशा से। मैं मतलब गाने भी सुनता था तो मेरा ज़्यादा फोकस लिरिक्स पे होता था कि जितना ज़्यादा डीप वो, जितना ज़्यादा अच्छा वो लिरिक्स उसके गाने के होंगे तो मेरा ज़्यादा फोकस उसी पे होता था हमेशा से। फिर पढ़ा भी काफ़ी है मैंने। कुछ तो फादर साहब ने थोड़ी एक वो लगा रखी थी कि अखबार पढ़ लिया करो, ये कर लिया वो कर लिया करो, तो उसमें भी मैं वही वाले पोर्शन ढूंढता था जिसमें किसी कलाकार का कोई इंटरव्यू लिखा है, क्या लिखा है कि कैसे करते हैं ये लोग, कैसे बात, तो वो सब करता रहता था मैं अपने मन में। फिर मैंने कॉलेज टाइम में पूरे में, उससे पहले जब डीयू में भी था, कहीं से तो नुसरत फतेह अली खान साहब हाथ लग गए हमारे। बस उनके गाने सुनने के बाद तो फिर वो नशा है उनका, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां से समझ में आया कि अच्छा ये तो कोई और शायर लिख रहे हैं उनका मतलब। तो वो चलते चलते ना वो इतना बड़ा हो गया, फिर गुलजार साहब मिल गए। सो बेसिकली लिसनिंग से आपने सारा कुछ सीखा। ये सब मैं उस डायरेक्शन में था कि मुझे लगता था कि मुझे शायर बनना है, मुझे भी ऐसी शायरी लिखनी है। पर फिर जब मैंने लिखी तो वो बहुत घटिया थी। तो फिर मैं पलट के बाय चांस में कॉमेडी लिखने लग गया। कॉमेडी भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे तो वो एक ट्रेजेडी को ही आप फनी बना रहे हो ना। बिल्कुल हाँ जी। तो फिर वो करते कराते हैं जब मैंने वो लिखा तो वो मुझे मेरा ज्यादा अच्छा क्लिक हो गया जी। प्लस फिर एक टैलेंट जो मुझे बाद में समझ में आया कि अच्छा अंदर है, वो था स्टेज पर राइटिंग करने का। ओके। कि अब थॉट लेके जा रहे हो जी, और आपको पता है कि इस थॉट के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब ये ऑडियंस के सामने ही टेस्ट होगा सीधा। तो अगर वो क्लिक हो गया ऑडियंस में तो फिर आप उसको वहीं पे बनाते चले जाते हो उसको। तो ऐसे मेरे, और यकीन नहीं माना कोई, जब राइटिंग की बात आती है, मेरी राइटिंग अच्छी है, सब कुछ ठीक है, मैंने पूरा जोक लिखा हुआ है, लेकिन मेरी जो जितनी लाइंस वायरल हुई हैं जी, जो मीम बने जितने, वो उस दिन मुंह से निकले थे स्टेज पे। क्या बात है। कोई सेंस है इस बात की मुंह से निकला था उसी दिन, उससे पहले कभी नहीं बोला था। आई एम स्ट्रॉन्ग उस दिन बोला था, उससे पहले कभी नहीं बोला था। जो ये बड़ी वाला भी था, जब मैं बड़ी बोलना शुरू किया था, ये भी मतलब मैंने ऐसे मुंह से निकल गया मेरे, और उसके बाद मुझे लगा कि सही तो लग रहा है, इसको ऐसे ही फ्रेम कर लेते हैं। पता नहीं मुझे वो स्टेज पे आ गया था, मुझे भी इतना कंफर्टेबल हो जाता हूँ एक बार स्टेज पे चढ़ने के बाद। पहले 2 लाफ तो मैं लेके जाता हूँ, मुझे पता है कि पहले 2 जोक तो मैं मारूंगा जो मैं लिख के लाया हूँ अभी, और वो जैसे ही एक बार मुझे अप्लॉज मिल गया उसके बाद मैं इतना कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि अब मैं खुल जाता हूँ, तो वहीं पर क्रिएट करते हैं। कमाल कमाल, ये भी एक बड़ी डिफरेंट चीज और बड़ी मुश्किल चीज है मुझे लगता है कि स्टेज पे जाके आपको कंटेंट क्रिएट करना। वो फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती ना कि आप जो लिख के लाए हो वही बोलोगे, तो फिर वो फिर रिपीटेटिव भी बहुत हो जाता है, फिर मन भी नहीं करता करने का। मैं अभी भी अपने जोक्स इधर उधर करता रहता हूँ रोज की, थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं, आगे से देख लेते हैं। पाजी इतने बड़े लॉ स्कूल में आपने एडमिशन ली, वहाँ लॉ पूरी करी, पेरेंट्स बहुत उस टाइम पे प्राउड होंगे कि मेरा बच्चा इतने बड़े लॉ स्कूल से पढ़ रहा है। सडनली एक शिफ्ट बिल्कुल नीचे आके कॉमेडी, जिसका इतना बड़ा नाम नहीं था उस टाइम पे, आज की डेट में अगर आप कॉमेडी देखो आखिरी 3 साल में तो टॉप पे पहुंच गई है। बट जब आपने 2017-18 में शुरू करोगी तो ठीक है, इट वाज गुड, इट वाज नॉट एक्सेप्शनल। तो घर वालों को रिश्तेदार जरूर बोलते होंगे, ऑब्वियस है। तो घर वाले बोलते नहीं थे कि तू किस काम में पड़ गया, इतने बड़े लॉ स्कूल से आके तू ये क्या कर रहा है? सबने बोला उनको कि एक तो वो लॉ स्कूल का भी ऐसा चार्म था ना, बिकॉज फादर साहब गए थे वहाँ पे, जाकर उन्होंने देखा वो बहुत बेहतरीन आलिशान बिल्डिंग बना रखी उन लोगों ने। तो आधे बच्चे तो एडमिशन शायद बिल्डिंग की वजह से ले रहे हैं वहाँ पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था, तो फिर उन्हें यह था कि यहाँ पे तो सब कुछ अच्छा हो ही रहा होगा जैसा भी था। फिर जब उससे ज्यादा शॉकिंग ये हो गया कि वहाँ से एक तो अच्छे स्कूल से निकले, लॉ स्कूल से निकले, उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब उन्हें लग रहा है अब तो ऑफिसर बनेगा, अब तो ये सिलेक्शन हो जाएगा इसका, तो ये सरकार और सरकारी नौकरी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मिडिल क्लास फैमिली को, उसको मतलब ही नहीं है। तो वो वहाँ मैंने यहाँ बेंचमार्क सेट किया हुआ था अपना, और फिर मैंने एकदम से कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो जब वो हुआ तो हाँ, रिश्तेदारों ने बोला पेरेंट्स को भी कि क्या कर रहा है वो, बट मेरा था कि मैं ज्यादातर अवॉइड करता था, मैं बात ही नहीं करता, मैंने घर भी नहीं जाता था उस टाइम पे, क्योंकि क्या
क्या करूं, जाके करूं क्या, बात क्या करूं। और ऊपर से वो भी लगता है ना कि पैसे है नहीं तुम्हारे पास, तो तुम मांग ही सकते हो, देख के तो आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे पैसे मिल जाते, मेरा महीने का काम वाम चल जाता है। उस टाइम 7-8 हज़ार रुपये टाइप के शो मिलते थे, तो 2-3 शो भी पकड़ लो तो खर्चा कुछ है नहीं जिंदगी में, तो हो जाता था। फिर रिश्तेदारों ने उन्हें बोला कि, रिश्तेदारों ने मुझे भी बोला 1-2-3 बार कि क्या कर रहे हो वो, बट वो शिफ्ट तब हुआ जब वीडियो आई। वो बहुत फनी इंसिडेंट था। वीडियो आई तो पिताजी ने वीडियो देखी, तो वो जज नहीं करते कंटेंट वंटेंट पे क्या है, उनका ये है कि भाई यूट्यूब पे सब देख रहे हैं तो देखते हैं कि चलता है नहीं चलता है। मैंने भी यही बोला, मैंने कहा पापा मुझे नहीं पता चलेगा नहीं चलेगा, मैंने डाल दिया अपनी तरफ से, वो चला। तो 3 दिन बाद वो कुछ मिलियन कुछ तो हो गया था, 3 दिन में 1 मिलियन कुछ हुआ। तो पापा व्यूज देख रहे थे, तो मिलियन कितना होता है, 10 लाख? हाँ जी, 10 लाख। 10 लाख जी। तो जब वो 10 लाख हुआ ना, तो पिताजी ने देखा 10 लाख, कहते यार 10 लाख तो बहुत लोग होते हैं, इतने में तो एमपी बन जाए आदमी। मैंने कहा वोट के हिसाब से मत देखो। तो उनका ये था कि वो वोट के हिसाब से काउंट कर रहे थे। फिर वो 20 लाख हो गया, फिर वो 30 लाख हो गया। जब वो 30 लाख हो गया तो पापा बोर हो गए। पापा कह रहे अरे ये ऐसे ही होता होगा, तूने बताया नहीं मुझे। लेकिन नहीं होता, मेरा हो रहा है। फिर मैं बोर हो गया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो शिफ्ट हुआ जब वो लोग कभी किसी शादी वादी में गए और वहां जाके किसी ने, बच्चे ने आके बोल दिया कि आप अनुभव के पेरेंट्स हो। उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने उनके उसके साथ मतलब मम्मी पापा के साथ फोटो ले ली उन्होंने, तब वो चेंज होना शुरू हुआ। फिर उन्हें लगा कि अच्छा जी कुछ अलग हो रहा है। कमाल। अच्छा पाजी, इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद को मोटिवेट रखना, क्योंकि जब सारी दुनिया बोल रही है आपने एक गलत स्टेप ले लिया, आप कहाँ टॉप पर थे, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे थे और आपने एकदम नीचे आ गए, आप खुद को कैसे कॉन्फिडेंट रख रहे थे उस टाइम पे और मोटिवेट रख रहे थे कि नहीं मैं ये कर जाऊंगा? मैं क्या पाजी, जब मोटिवेट मुझे कर रहा था मेरा कंटेंट। ओके। मैं जब परफॉर्म कर रहा था तो जो मुझे जिस तरह का मुझे रिस्पांस मिल रहा था ऑडियंस से, वो मुझे मोटिवेट कर रहा था कि अब तो रोज जाके मुझे ये रिस्पांस चाहिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा था। और सारे आपस के कॉमिक्स भी बात कर रहे हैं, वो भी आपको बोल रहे हैं कि यार तो ये वाला जोक तो बहुत अच्छा है, ये वाला तो सेट बहुत अच्छा है, ये जो भी था। मुझे याद है मैंने चीटिंग वाला सेट परफॉर्म करना शुरू किया था तो मुझे 3-4 कॉमिक्स ने आके बोल दिया था कि भाई ये क्या क्या लिख दिया ये और कब लिखा है। मैंने कहा आज दूसरी बार किया था यार, एक दिन पहले किया था, आज कह रहा हूँ। तो वो कंटेंट मोटिवेट कर रहा था, प्लस ये था कि बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ कर रहा था जिसमें मजा आ रहा था, जिसमें घर से निकलने का मोटिवेशन मिल रहा था कि भाई चलो यार कुछ करके तो आते हैं ना कहीं जाके। और ऐसा नहीं था कि वो मतलब मोटिवेट करने के लिए भी ना खुद को बहुत मेहनत लग रही थी, क्योंकि दिल्ली से 1.5 घंटा आप नोएडा जा रहे हो, आप गुड़गांव जा रहे हो 1.5 घंटा, और क्या करना है 5 मिनट का स्पॉट करना है, 5 मिनट करना है। उसमें हो सकता है आप वहाँ पहुंचो, वहाँ जाके पता चले ऑडियंस नहीं आई आज, एक भी टिकट नहीं बिका, तो आप करे यार मैं पूरा रास्ते याद करता आया था 5 मिनट, फिर वापस गुड़गांव जाओ, फिर वहाँ जाके 5 मिनट करके। और उसकी बैक एंड की आपकी मेहनत, कितनी देर से आप लिख रहे हो, वो सुबह वो अलग है। एक दिन में 3-3 माइक कर रहे हो, 5-5 मिनट अलग अलग जगह जाके कर रहे हो, एक जगह चल गया एक जगह नहीं चला, अब ये नहीं पता कि फनी है कि नहीं है। आज में 2 बार वैसा हो गया। वो चलता रहता था, लेकिन वही मजा आ रहा था और सुकून मिल रहा था कि हाँ बढ़िया काम है ये जो भी है। क्या बात है। किल होगा आगे चल के फ्यूचर में एज अ करियर, किल होगा नहीं होगा वो मुझे ज्यादा मैंने सोचा नहीं, लेकिन मुझे ये था कि अभी मजा आ रहा है तो करते रहते हैं। पाजी बहुत सारे दोस्त आपके लॉ स्कूल से, लॉ यूनिवर्सिटी से बड़े पैकेजेस पे भी बैठे होंगे, कोई बड़े सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बड़े लेवल पे बैठे होंगे। जब आपने कॉमेडी शुरू करी होगी तो आप उस टाइम पे 20,000 30,000 पर मंथ कमा रहे थे, सिर्फ गुजारिश हो गई। 20,000 कहाँ, अच्छा उससे भी नीचे। 20,000 होते तो मैं वही करता। तो अब वो आप कई बार डिफरेंस नहीं करते थे उनके बीच में कि यार मेरे दोस्त कहाँ बैठे और मैं क्या कर रहा हूँ, वो कई बार आपको डिमोटिवेट नहीं करता था? सच बात बताऊं तो मेरे सारे दोस्त वहीं बैठे जहाँ बैठा था। क्योंकि जो लोग कहीं बैठे थे वो हमारे दोस्त थे ही नहीं। हम सब साथ में बर्बाद हो रहे थे। तो जो हाँ थे, काफी सारे बैचमेट्स थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। हमें लगता था कि मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो बैचमेट बहुत अच्छा कर रहा है, हमें लगता था यार वो मेहनत भी तो कर ही रहा था ना अच्छा करने के लिए, वो कॉलेज में पढ़ रहा था, हम नहीं पढ़े, तो मैं कैसे बोल दूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में आज वहां क्यों नहीं बैठा हूं। मैंने मेहनत नहीं करी वहां जाने के लिए। पूरे 5 साल मुझे पता भी नहीं मैंने क्या किया लॉ स्कूल में, मुझे कुछ नहीं याद किया। तो फिर पास कैसे किया? चीटिंग कर क्यों निकाली मैंने वीडियो।